अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। सदारती इंतखाब, मईशत की किताब और धांधली का बाप, सियासी बैठक हो या अवामी चौपाल या फिर कोई टीवी टॉक शो, आजकल गुफ्तगू इन्हीं तीन मौज़ूआत के गिर्द घूम रही है। तनाज़ात से भरपूर अराइन शिकनी से इबारत अहद अलवी बिल आखिर तमाम हुआ। यकीन है कि कल मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी सदारती तख्त के भी फातेह ठहरेंगे। IMF ने PTI खत के जवाब में जहां महदूद मैंडेट की मजबूरी जाहिर करते हुए सियासी मामलात की शफाफ तहकीकात की ख्वाहिश का इज़हार किया, वहीं वस्त मुद्दती इक्तसादी प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इंदिया भी दिया। सियासी और मुआशी मामलात में यहाँ पेशरफ अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए जाने वाले होशरुबा फार्म 45 सबसे जुदा। सवाल यही है कि क्या धांधली का कजिया इस बार भी हल तलब ही रहेगा? ऑपोजिशन इसी तरह नौइज़ादा हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखेगी और अगले 5 साल भी सियासी बेयकीनी का पारा अजहद बुलंद रहेगा। हम अपने आज के प्रोग्राम में सियासी बेयकीनी से लेकर बेरंग मईशत तक और कल होने वाले सदारती इंतखाबात से लेकर कुछ मखसूस नशस्तों की हलफबरदारी तक सभी मौज़ूआत को खंगालेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगी GDA की रहनुमा है सायरा बानो साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब, और कुछ ही देर में सूबाई वज़ीर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले सायरा बानो साहिबा, कल होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से क्या राय है आपने? एक मरतबा फिर से आसिफ अली जरदारी जो है अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं, तो आपको लगता है मुफाहमत के बादशाह के दौरे सदारत के बारे में सब कुछ अच्छा ही होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वो आपने कहा ना कि क्या होगा, तो ये तो सब कुछ अंडरस्टूड था। जो जो डील, जो मुआहदे हुए, वो सब में लिखा हुआ था। इसमें मतलब मैं आपको क्या राय दूं? मुझे सवाल समझ नहीं आया आपका। जी, आप कल के होने वाले सदारती इंतखाबात से क्या मुतमईन हैं? आपको लगता है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ नून लीग की कोalition की हुकूमत जो है वो एक बेहतर अंदाज में चल पाएगी, वो मामलात बेहतर तरीके से चला पाएंगे? जी, आपने एक लफ्ज कहा कि क्या आप मुतमईन हैं। मैं तो जो ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, मैं तो उसी से मुतमईन नहीं हूँ। जो 16 माह PDM की हुकूमत चली है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। जिस तरीके से एक चलती गवर्नमेंट को चलता किया, मैं तो उससे भी मुतमईन नहीं हूँ। बाकी अब इन लोगों के गले में ढोल पड़ा है तो ये बजाएंगे किसी न किसी तरीके, क्योंकि इसके बाद मतलब इन लोगों की बका इसी में कि एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें, वरना ये सारा कुछ होगा। बाकी आपने कहा ना मुतमईन, तो मैं तो इनकी किसी कौल और फैल और अमल से मुतमईन। बिल्कुल सही। बात जिससे डरा कि हमारे साथ जवाब दे, तो ये आगे होने वाली है। ये जो चेयरमैन इनकी बाकी चीजें और ये जब उनको काटेंगे पूछिएगा। ठीक है शौकत बसरा साहब, सर आपका तो ताल्लुक भी रहा है एक टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो अब आसिफ अली जरदारी साहब कल फिर से सदर तो बन जाएंगे, नंबर्स भी बज़ाहिर उनके पूरे नजर आते हैं, क्या कहेंगे आप? भानुमती का कुनबा जो है ये एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। जाली सदर मुंतखब होने जा रहा है, जाली वजीर आज़म मुंतखब हो चुका है, जाली वजीर आला जो कैलबरी फॉन्ट और कतरी लेटर वाली मुंतखब हो चुकी हैं। अंदाज़ा ये करें 17 सीटों वाला वजीर आज़म बन के बैठा हुआ है, 36 सीटों वाली वजीर आला बन के बैठी हुई है, और दोनों ही हारे हुए लोग। आगे जो सदर हैं 24 सीटें। ये तो निज़ाम जो है इस वक्त पूरा, इमरान खान ने जेल में बैठ के आपको तो बता दिया कि पूरा निज़ाम जो है उसने नंगा कर दिया है खान साहब ने। बिकॉज अब ये जो जमहूरियत, ये पार्लियामेंट, ये असम्बलियाँ जब ये जालसाजी पर होंगी, और सबसे बड़ी बात कि सब लोग वहाँ पे आधी से ज़्यादा असम्बलियाँ जब अल्लाह नबी का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह के नामों के नीचे झूठा हल्फ उठाएंगे, तो मुझे बताइए कि झूठा कुरान उठाने वालों के लिए क्या सज़ा है इस दुनिया में और आखिरत में। इसलिए ये सब लोग जो हैं ये वही हैं जो एक स्टेटस को का हिस्सा है। ये वही हैं जो 16 महीने, ये आपको याद होगा PDM 1 जो चोरों का टोला इकट्ठा हुआ था, ये उसी की कंटिन्यूटी है। लंदन प्लान था, सायरा बानो ने सही कहा, ये लंदन प्लान था। लंदन प्लान का आखिरी मरला चल रहा है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत जो है उसका जनाजा निकाल दिया गया है। और सबसे बढ़कर पैगाम ये दिया गया है कि अवाम की हैसियत कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है, उनकी कोई औकात नहीं है, बल्कि पंजाबी जी कहते ने जो करना है कर लो, ये हमने
जो हारे हुए थे 1-1 लाख वोटों से उनको जितवा के दिखा दिया। लेकिन इकरा ये निज़ाम नहीं, इसलिए नहीं चल सकता। ये 25 करोड़ का मुल्क है, ये 70-80 नहीं है, ये 2024 है। एक एक आदमी खा वो गांव में है, खा वो शहर में है, खा पढ़ा लिखा है, खा अनपढ़ है, उसने अब बता दिया कि पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर है, इमरान खान पाकिस्तान है। आपने पार्टी तोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, आपने निशान छीन लिया, आपने कैंपेन नहीं करने दी गई, ना जलसा ना जुलूस। इमरान और लीडर जेल में है। लीडरलेस पार्टी ने बड़े बड़े बुर्ज जो कहते थे कि इमरान खान को 2018 में एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, जहांगीर तरीन लेकर आया, अलीम खान लेकर आया, आज कौन लेकर आया? आज तो सब कुछ इनके साथ है। बता दिया गया कौम को कि साडी गल हो गई है, अमेरिका भी हमारे साथ है, पाकिस्तान की तमाम कुव्वतें भी हमारे साथ अच्छा हैं। बसरा साहब, लेकिन आईएमएफ ने अब आपका साथ तो नहीं दिया, एक माजूरी जाहिर कर दी उन्होंने कहा कि हम इस सियासी मामलात पर एक्शन नहीं ले सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? आईएमएफ, मैं फिर कहूं कि आईएमएफ को जो लेटर लिखने का मकसद यही था कि जब लास्ट टाइम इनने प्रोग्राम लिया था उनके हमारे साथ मुज़ाकरात हुए थे और कंडीशनल मुज़ाकरात हुए थे कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। उसके नतीजे में क्योंकि ये जो कर्ज लिया जा रहा है ये किसने वापस करना है? इकरा, आपने, मैंने और हमारे बच्चों ने, इन्होंने तो लूट के चले जाने, सरे महल पैसे ले जाने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टीटीज, लंदन में फ्लैट्स और पूरी दुनिया के अंदर कारोबार बना लेने। पैसे किसने वापस करने हैं? और सबसे बढ़कर जब एक जाली असेंबली मार्जे वजूद में आई है, जाली वजीर आजम है, मुझे बताएं जब आवाम इन इदारों के पीछे खड़ी नहीं होगी, असेंबलियों के पीछे खड़ी नहीं होगी, 80-90% आवाम तो इमरान खान के साथ है, तो मुझे बताएं किस तरह कर्ज अदा करेंगे आप? और जब आप कर्ज अदा नहीं करेंगे, अगर आपने मुझसे कर्ज लेना हो ना इकरा, तो आप मेरा घर तक गिरवी रखवा देंगी, आप मेरे खिलाफ हर हद तक जाएंगे। और अल्लाह ना करे आज हम जो हर पैदा होने वाला बच्चा 2 लाख से ऊपर मकरूज हो चुका है कि वो किन्ने पैसा खाया है? क्या वो गरीब आवाम में गया है? क्या उनकी कोई हालत सुधरी है? ये पैसा कौन वापस करेगा? इन्होंने तो भाग जाने। आपके और मेरे बच्चों ने अदा करना है, आपके और मेरे बच्चों ने अदा करना है और आने वाली जनरेशन ने अदा करना है। किस तरह अदा करेंगे? इमरान खान जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, वो यही तो कह रहा है दुनिया को कि ये आपका पैसा अगर वापस नहीं होगा तो हमारे पास आखिरी एसेट सब समझ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है इसके पीछे को बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश को हमारे इदारों को समझना चाहिए। ठीक है, ये जो चले हुए कारतूस हैं इनका कोई मुफाद पाकिस्तान के साथ नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा साया, 2 कुव्वतें हैं पाकिस्तान में। ठीक है बसरा साहब, मुझे मौका दीजिएगा। एक फिक्रा ले लें। 2 कुव्वतें हैं पाकिस्तान में इकरा, इमरान खान और पाक फौज, जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते हैं। इनसे जान छुड़वा लें जितनी जल्दी छुड़वा सकते हैं, वरना मैं हालात खराबी की तरफ बढ़ते हुए देख रहा हूं। ठीक है। अच्छा सायरा बानो साहब, आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि आपको भी, आप क्या समझती हैं, आईएमएफ ने माजूरी का इजहार कर दिया है कि वो किसी भी तरह सियासी मामलात में दखल नहीं देगी बिकॉज पाकिस्तान का इंटरनल मामला है ये, तो आप समझती हैं कि ये खत लिखना पीटीआई के लिए घाटे का सौदा रहा? अगर मेरे से पूछे तो नहीं, घाटे का सौदा नहीं। अगर मेरे भी कोई, क्या कहते हैं, कोई बिजनेस में, देखिए आम सी बात है कि कोई बिजनेस में आपका मुलाजिम कोई घपला करके चला जाए तो हम अखबार में इश्तिहार देते हैं कि इससे लेन देन वाला खुद जिम्मेदार होगा। तो बस आप ये समझ लें एक किस्म का है को फिर मुल्कों की बात की जाएगी। जो पहले भी कर्जा लिया था उसमें आपने देखा होगा कि 10 अरब उठा के इन्होंने मीडिया कैंपेन में दे दिया और खुदा जाने उसका क्या क्या किया। अरबों की गाड़ी आई, ये वो तो खर्ची कीमती चीज क्या है, बेचनी पड़ी, वरना क्या मुल्क को दिवाली नहीं। तो आप मैंने है यहाँ पर, तो आईएमएफ को भी अब सोचना चाहिए, मगर वो क्यों सोचेंगे जब हमारे अपने ही नहीं सोच रहे। तो उनको तो अच्छी बात है कि एक मुल्क को उनको मौका मिलेगा दबाने का, अपने अंगूठे के नीचे, या आई एम सॉरी जूते की नोक की बोलूंगी, उसके नीचे दबाने का मौका मिल रहा है। उस मौके को हाथ से क्यों जाने देंगे? और वैसे भी एजेंडा तो यही है
ये सर ना उठा सके। जहां हम सर उठाने की कोशिश करते हैं वहां पर ये मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। फिर कभी हम राइट देखते हैं, फिर कभी हम लेफ्ट देखते हैं। ईरान से हम गैस तो ले नहीं सकते, उसकी गैस पाइपलाइन मंसूबा नहीं बना सकते, ऑयल पाइपलाइन मंसूबा, इसलिए कि हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। लेकिन फिर जब बात आती है तो हम इस तरह की बात करते हैं। चाइना की तरफ जाए तो वो नाराज होते हैं। बेसिकली वो कहीं मैंने पढ़ा था कि ये अमेरिका महंगा है, उसको कभी हम चीन की गोद में बैठे नजर आते हैं और कभी रशिया की गोद में बैठे नजर आते हैं, तो उसको सही दिख नहीं रहा कि हम कहाँ पे। बिल्कुल सही, ऐसे ही चल रहे हैं काम जी। बिल्कुल सही। बसरा साहब, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी हो गई है। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, अदालतों का जिस तरह कोई रिट नहीं है उनकी। और ये जो कुछ हो रहा है, जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़ी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हमसे बल्ले का निशान छीना था 11th आवर पे, उसके नतीजे में सारा कुछ हो रहा है। हम जो पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड धांधली हुई है, जो हम कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स, ये 2024 का इलेक्शन वो उसी फैसले के नतीजे में हुआ। उसके बाद आप देख लें जो खरीदो फरोख्त हुई, जो हाउस ट्रेडिंग हुई, जो बंदे टूटे, उसके नतीजे में हुआ। आज खवातीन का आलमी दिन है, जरा अंदाजा कीजिएगा किनकी सीटें छीनी जा रही हैं। 52% है खवातीन इस माशरे का। और जाली जो वज़ीर आला बन के बैठी हैं, जो कहती है मैं खवातीन की नुमाइंदा हूं, वो लोग सीटें छीन रहे हैं, अदालतों के ऑर्डर हैं, हलफ लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह चुका हूं कि आज एक तो आलमी दिन के हवाले से ये जो खवातीन की सीटें हैं, जो कि हक ही हमारा है, हक ही हमारा है, जो सीटें हमने दी गई, हालांकि मेरी 2/3 मेजोरिटी थी, ये तो सीटें कोई ले ही नहीं सकता। और आप किन में बांट रहे हैं? माले गनीमत की तरह, जैसे डाकू आपस में माल बांटते हैं, डाका मारने के बाद वो माल बांटा जा रहा है, सीटें बांटी जा रही हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं इस पर पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। लेकिन और ये ऐसे मामला चल नहीं सकता कि आप इस तरह से मामला को लेके चलेंगे तो मजीद इंतशार होगा, मजीद अफरा तफरी होगी। तो आज अल्लाह के वास्ता मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं बतौर एक पाकिस्तानी कह रहा हूं, वार्न कर रहा हूं कि हालात अच्छे नहीं है। आप इमरान खान को दीवार से लगाते लगाते पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। ऐसे ना करें, खुदारा ऐसे ना करें, हालात अच्छे नहीं है। मैं ग्राउंड लेवल का वर्कर हूं। अच्छा बसरा साहब, अयाज सादिक साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। तो बात तो उनकी भी ठीक है, जब कोई अदालती नोटिस मौसूल ही नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन के नोटिस की ही तकमील करनी है। सर, वो किस तरह होगी? अच्छा, मुझे बताइए इकरा, ये जो आप मासूमाना सवाल कर रही हैं, आपको भी इसका पता है कि आजकल आपको कैसे पता चल गया कि वहां स्टे हुआ है? पूरे पाकिस्तान और दुनिया पूरी को पता चल गया कि वहां पे स्टे हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। पाकिस्तान की तारीख में जो आज इदारों की बात करते हैं, ये वही ये जो पार्टियां मिली हुई है ना सारी लूटने और सूटने के लिए, जो लुट्टो और फुट्टो का प्रोग्राम चल रहा है, ये वही पार्टियां जिन्होंने लाइव गुजरात के अंदर हमारे सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGIS के खिलाफ वीडियोस चलाई थी। इनको इदारों की तकरीब, इनको तो सिर्फ लूट मार के लिए सीटें चाहिए, असम्बलियां चाहिए, वजारतें चाहिए, वजारत आला चाहिए, गवर्नर चाहिए, वजीर आजम चाहिए, और क्या है? सैर सपाटे करेंगे साल 2 साल। हमारे बच्चे जो 2 साल 2 लाख का गिरवी है, एक बच्चा पैदा होने वाला, वो 3 लाख का हो जाएगा। इनका क्या जाना है? उन्होंने वहां से पैसे लूटने हैं, इस निजाम से बाहर जाके जायदादें बना लेनी है। और मैं एक और बात बताऊं कि ये सरासर तौहीन अदालत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि अदलिया स्टे दे रही है और स्पीकर साहब उनसे हल्फ उठवा रहे हैं। बताएं कहां जाएगा मामला? वहां पंजाब में देख लें, पंजाब में ऑल ऑफ सडन रातों रात इजलास बुलाया जाता है, उनको पता है एप्लीकेशन फिक्स हो गई है, और सुबह उनसे हल्फ उठवा दिया जाता है। कौन सा निजाम, कौन सी जमहूरियत, कौन सा कानून? यहाँ तो सब कुछ बनाना। और मैं यकीन माने ऐसा पाकिस्तान हमारे पड़ोस के मुल्क के अंदर आप देख लें, हमारे साथ आजाद हुए थे इकरा, वो अंबानी एक बिजनेसमैन है वहां का, उसके पास दुनिया जहान के लोग आ रहे हैं, एलन मस्क आ रहा है, आपका फेसबुक का ओनर आ रहा है, यानी कि यू कैन नेम इट, प्राइवेट बिजनेस। रमेश साहब, मेरे साथ शौकत बसरा साहब और सायरा बहादुर साहब भी मौजूद हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर आए और आपसे सदर के हवाले से वोट मांगा, तो सर क्या कहेंगे कल होने वाले सदारती इंतखाबात पर आप? देखिए जी, हमारे इत्तेहादी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज आए। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। उन्होंने जो
एक कैंडिडेट आते हैं और जब बात करते हैं उन्होंने सबसे बात की है और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमन की बात की है कि पाकिस्तान के अंदर से अगर हम तरक्की की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, हमें सबको साथ लेके चलना होगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, हमने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आसिफ अली जरदारी साहब को सपोर्ट करती है। इंशाल्लाह कल का जो सदारती इलेक्शन है जिसके लिए बड़े हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, किसी न किसी तरीके से इस इलेक्शन को भी मुतराज़ा किया जाए, इस इलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा किया जाए और फिर पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बहरान और पैदा किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ चलने की बात करते हैं, तो हमें इस आइनी बहरान को ख़त्म करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमन लेके आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं, इस वक्त जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं कि कोई भी एक जमात, ये बारह मेरे कायद ने भी कहा है कि जी कोई एक जमात मिलके इसका हल नहीं निकाल सकती, सबको मिलके सर जोड़ के बैठना होगा। जो वाकई सीरियस है, पाकिस्तान के अंदर अमन लाने के ख्वाह हैं, पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी लाने के ख्वाह हैं, पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो, जो चाहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो, तो फिर सबको मिलके बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा और हल तब ही निकलेगा जब आप सीरियस होंगे। तो कल इंशाल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो कल शाम को जब रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब इस पाकिस्तान के सदर मुमलकत हो जाएगी और फिर वो ओथ लेके अपना जो भी एक आइनी तरीक़ाकार है उसके तहत आएंगे और अपना आइनी फरीज़ा सर अंजाम देंगे जी, और हमारी सपोर्ट उनके साथ है। एक ब्रेक हम ले लेते हैं और ब्रेक के बाद रमेश सिंह अरोड़ा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और सायरा बानो हमारे साथ होंगी, मजीद बात करेंगे उनके साथ। वेलकम बैक। रमेश सिंह अरोड़ा और सायरा बानो साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा सायरा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल्स की नशिस्तों का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन से होता हाई कोर्ट्स तक पहुंचा है, क्या समझती हैं कुछ नतीजा निकल पाएगा? और आज तो ख़वातीन का आलमी दिन भी है, लेकिन ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला भी वहीं का वहीं है। नहीं जी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जब फैसले रखे हुए हों पहले से और उसको महफूज रखा हुआ और सिर्फ टाइमिंग का आपने इंतजार करना हो, तो फिर उन फैसलों को हम किस नजर से देखेंगे कि आपने जिस तरह एक माह पहले किसी पार्टी का निशान दे दिया, फिर उसके बाद ये सारा वो किया। और जैसे भी आप बसरा साहब कह रहे थे कि वो कहते हैं ना, आए मिलकर चलें, एक पार्टी को जीने का हक भी नहीं दे रहे। अभी तक कितने सारे लोगों से मैं राब्ते में हूँ जिनके घरों में छापे पड़ रहे हैं, खवातीन जो जेलों में हैं उनके केसेस, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और ये कह रहे हैं कि आगे चलेंगे। तो बस उस पर तो इन्होंने तो नोटिफिकेशन भी कर दी और बंदरबांट शुरू हो गई है कि वो, तो ये कैसे चलेगा? आप मुझे बताएं कि एक पार्टी के साथ इस तरह हो के फिर आप केपी गवर्नमेंट से आप ये तवक्को रखते हैं कि वो खुदा ना खास्ता, मैं तो कह रही हूँ कि बगावत ना हो जाए। अगर ये गवर्नर राज भी लगाते हैं तो वो भी बगावत हो जाएगी। तो ये चाहते क्या है? जैसे अभी बसरा साहब ने कहा तो मैंने कहा अच्छा, इसमें मैं भी एक जरूर कुछ कहूंगी कि देखिए, जिन्होंने घसीटना था और जिसको घसीटना था दोनों साथ बैठे हैं, अब मिलकर ये दोनों घसीटेंगे अवाम को। अब हम अपने आप को वो घसीटवाने के लिए तैयार हो जाएं कि अब ये मिलकर हम लोगों को वो घसीटेंगे। बाकी ये देखिए, जिस तरह हम लोगों की जीडीए यहाँ पर इत्तेहाद करी है, जिस तरीके से यहाँ पर धांधली भी नहीं धांधला हुआ, और जो ये निसार दुरानी इनके सिंध के जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए थे, हम उन पे हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, हम लोगों ने वीडियो पैगाम शेयर किए। उनकी एसोसिएट की 2 खवातीन को उन्होंने सिंध असेंबली का मेंबर बना दिया, तो हम उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? कि यहाँ पर जो हम लोगों का पावर शो था और पूरी जीडीए ने जो भी इन्होंने धांधली की, फिर भी जितनी भी सीट्स हमारी थी ज्यादा, हम लोगों के मेरे ख्याल में 20-30 ऐसे थे ना नेशनल असेंबली पे जी, और सब मिला के 25 लाख वोट लिए। अब जो 25 लाख लोगों के नुमाइंदा लोग हैं वो अब असेंबली में नहीं है। ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ पर सिंध का किया, मुझे तो ये कुछ चलता हुआ नजर नहीं आता। अगर हमारी बहुत बड़ी मुल्की सतह पे पार्टी होती तो फिर ऐसे लोगों के साथ खुदा ना खास्ता कोई जंग चल रही होती तो फिर तो अपने सारे इख्तलाफात भुला के अपने मुल्क कौम के लिए खड़े हो जाते। बिल्कुल सही, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है। बिल्कुल सही। इन लोगों के साथ मुझे मौका दीजिएगा सायरा। रमेश साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से जो सायरा बात कर रही है? और दूसरा, सुन्नी कौंसिल के अरकान ने तो शुरू से ही पंजाब असम्बली में भी काफी माहौल को गर्मा कर रखा हुआ है और पोजीशन आज भी एहतजाज पर रही, तो इस तरह सर कैसे चलेगी असम्बली की कार्रवाई? देखिए इकरा, एक तो मेरा शेवा नहीं है, मैं इस तरह बात नहीं करता जिस तरीके से अभी बात करके गए हैं बसरा साहब। ये बदतमीज़ी की ज़बान और ये जो बदतहजीबी की ज़बान है, मैं ये ज़बान नहीं बोलता होता। मैं तो देखो, मैंने बड़ी
अदब से बात की थी, इज़्ज़त से बात की थी। असल में उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। और ये खुद देखा ना, ये पीटीआई के अंदर खुद चल के आए हैं, जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, पीपीपी के साथ रहे हैं और आज उस पीपीपी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। तो पहले तो अपनी ज़बान दुरुस्त करें ना। आप जिस पार्टी के अंदर रहे हैं, जिस पार्टी ने आपको परवान चढ़ाया, आज आप उसी पार्टी के बारे में गलत बयान करें। तो मैं इस तरह की ज़बान नहीं बात करता। मैं अपने आप को, मेरा एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। मैं उसी अपने उस, चाहे दूसरा जितनी मर्जी बदतहजीबी बदतमीजी कर रहे, मेरा अपना जो तरीक़ाकार है वो उसी तरीके से बात करता हूँ। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो हामिद रजा साहब है, क्या वो अपनी पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़े? नहीं, जवाब नहीं लड़े। क्या ये जो पीटीआई के लोग आज़ाद जीत के आए थे, इनके पास पूरा हक था कि किसी ऐसी जमात को ज्वाइन करते हैं जिनने ऑलरेडी प्रायोरिटी लिस्ट दी हुई है, उस प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक उनकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती, ये नए नाम दे देते। इन्होंने नहीं किया। ये मुत्तहिदा जो मजलिस मजलिस वाले हैं, MMWB वाले, ये उनके साथ इनकी पहले सीट एडजस्टमेंट होने वाली थी। उनसे पहले मिलकर इन्होंने इलेक्शन लड़ने की बात की थी, बाद में उनको दरमियान में छोड़ दिया। मुझे नहीं पता इनके ऊपर क्या प्रेशर आया। अब सवाल ये पैदा होता है, जब इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि आपने इलेक्शन से पहले लिस्ट देनी है, तो ये अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले देते ना पहले लिस्ट। किसने मना किया था? और ये ना तो PML ने किया है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने किया। हम ये बात करते हैं कि आप या तो फिर उस वक्त आपको सोचना चाहिए था आपने कौन सी जमात को ज्वाइन करना। आप ऐसी जमात को ज्वाइन करते जिनके पास प्रायोरिटी लिस्ट, ये आज नशिस्तें सारी आपकी होती और वो नशिस्तें खाली तो नहीं रखी जा सकती। लेकिन आप ये देखिए, हमेशा ये करते क्या है, जब इनके ऊपर कुछ ऐसी चीज आती है, भागते हैं, भाग के जाके पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जाके केस कर देते हैं और पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। मामला होता है इस्लामाबाद हाई कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का, पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट पेशावर में। अब ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि हर वक्त एनार्की पैदा की जाए, हर वक्त मुल्क के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि मुल्क के अंदर हर वक्त अफरा तफरी मची हो, भूचाल मचा हो, मुल्क के अंदर हर वक्त, वो पंजाबी में कहते हैं हालाकार मची हो, ताकि इनको मीडिया कवरेज मिले, मीडिया फेस बनते रहे और मीडिया में सामने आते रहे। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है, ये आज जो बात कर रहे हैं इत्तेहाद की, अमन की, कि हम नहीं करना चाहते, क्या जब सिलेक्ट वजीर आजम पे इमरान खान ने खुद डेस्क बजाया था, सिलेक्ट वज़ीर आज़म पे जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद डेस्क बजा के इस बात को इंडोर्स किया था कि यस इमरान खान साहब सिलेक्ट वज़ीर आज़म है, उस वक्त जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने उस वक्त ही कहा था आए मिल के बैठ के हम आपस में चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, हम इस मुल्क को बहरानों से निकालते हैं, हम इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर की बात करने की बात करते हैं, हम इस मुल्क के अंदर गुर्बत के खात्मे की बात करते हैं। लेकिन इनका एजेंडा क्या है? इस जमात का एजेंडा तोड़ फोड़, इस जमात का एजेंडा इंतशार, इस जमात का एजेंडा गालम गलोच, इस जमात का एजेंडा जो सियासत के अंदर रख रखाव अफहम तफहीम की बात होती थी वो ख़त्म करना। और इन्होंने आइंदा जो अगली नस्ल है उसको इतना पोलराइज कर दिया कि आज आप देखें जो बसरा साहब जबान बोल के गए अभी, और इनका शेवा है ये इस तरह की जबान बोलेंगे, जबान बोल के उठ के चल जाएंगे। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपने मुझे बुलाना होता है तो फिर मेरे साथ जो आप किसी साहब को बुलाते हैं, साहिबा को बुलाते हैं, अब सायरा बहन ने बात की है, बड़ी अच्छी बात की है, दलील से बात करिए, मैं दलील से जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है रमेश साहब, आप क्यों इस तरह की जबान बोलते हैं कि दूसरे बंदे को मजबूर करते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा सायरा, एक बात बताइएगा, आज यौम खवातीन भी है और आप गुज़िश्ता असम्बली की भी रुकन रही हैं, इसी मुनासबत से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में 33% खवातीन की मौजूदगी किस तरह मुल्क की आधी आबादी के लिए फायदेमंद है। स्पेशली पार्टीज में ये होता है कि अव्वल तो खवातीन को टिकट नहीं दी जाती। जो मैंने 3 बड़ी पार्टीज मैंने असेंबली में देखी हैं, और अगर उनको कभी दिया भी जाता है तो ऐसे हारे हुए हल्के दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने देखा है, देखिए 2-3 को छोड़कर 3-4 खवातीन ज़ाहिर है जो थोड़ा रिश्तेदारी भी होती है और थोड़ा ये कि ज़रा काफ़ी सीनियर होती हैं, बाकी ये कि मेरे कोरम पूरा करने के लिए होती है खवातीन। अच्छा, होनी तो लेजिस्लेशन चाहिए कि जो खवातीन के जितने मसाइल हैं और जो खवातीन के हकूक पे बात है, अव्वल तो देखें जो भी हकूक हैं वो 1400 साल पहले हमें मिल गए थे, लेकिन मजे की बात है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। बाकी ये कि खवातीन का होना चाहिए और खवातीन का किरदार ही होना चाहिए। बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर जिस तरीके से हम लोग कानून साजी करें खवातीन के लिए, डोमेस्टिक जो एब्यूज होता है सब उसमें, लेकिन ऐसा कुछ मैंने कुछ देखा नहीं कि बिल्कुल कि अगर खवातीन वहाँ पर हैं तो खवातीन के साथ ही वो हों। अब मेरा जो 16 माह का एक पीरियड था जब मैं स्पीच वगैरह करती थी, अब यकीन नहीं करें वो सिर्फ और सिर्फ जो उस पर
हुटिंग करती थी या फिक्रे कसना होता था ना, जी। वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन ने की है। क्योंकि आज तक किसी मेल मेंबर ने मेरी स्पीच के ऊपर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसमें जो कोई अच्छी बात होती थी तो वो आके मुझे अप्रिशिएट करते थे, थम्स अप करते थे। लेकिन जितनी खवातीन थी वहाँ पर, और आज वुमेन डे के हवाले से ही मैं बता रही हूँ कि मुझे उन 16 माह में जितनी भी तनकीद का सामना करना पड़ा, वो मेरी जो वहाँ पर खवातीन सामने बैठी हुई थी उनकी तरफ से करना पड़ा। बिल्कुल तो सही। थोड़ा हमें भी अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत है, और जो अपने काम है, जो एक हम आते हैं एक खवातीन का वो कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो काम करने चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन वो काम होते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रमेश साहब, मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला अब एक खातून है और ये तारीख में पहली बार है। पहले तो आप बताएगा उनसे तवक्कुआत क्या रखते हैं, और आप भी अब चूंकि पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि काबीना में जो एक सिख मौजूदगी हमने फैक्टर देखा है अक़लियती अमूर के, आप वजीर हैं, आपका वजीर बनना अक़लियती ख़वातीन के लिए कैसे फ़ायदा मंद है, और बहसीयत मरीम नवाज साहिबा खातून होने के नाते कितना अच्छा लीड कर पाएंगी सूबे को? देखिए, आज आपने देखा 8 मार्च, एक तो मेरी तरफ से तमाम ख़वातीन को आज का दिन मुबारक हो। और हम जब वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये स्लोगन नहीं होना चाहिए, हमें सीरियसली वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए। और आप जैसी बहनें, मेरी सायरा बहन बैठी है और बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो हैं उनको आगे अमली तौर पे इनको आगे देना चाहिए। और इनको सिर्फ आगे लाना नहीं है, इनको ला के सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो हम एक्चुअल में हमारी जो ख़वातीन, और मैंने ये देखा है कि ख़वातीन जब किसी प्रैक्टिकल मैदान में आगे आती हैं तो बहुत अच्छा डिलीवर करती है, और हमें इनको इस तरह के और मौके देना चाहिए कि अच्छा डिलीवर करें। आज जब सीएम पंजाब जब गई, आपने देखा वुमेन डे पे जब उन्होंने खिताब किया, तो आज उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐलानात किए हैं जो अल्टीमेटली वुमेन एम्पावरमेंट को और स्ट्रेंथन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे वो रोज़गार के हवाले से है, चाहे वो इनहेरिटेंस के हवाले से है, चाहे ख़वातीन के लिए जो उनके वर्क प्लेस है वहाँ पर उनके लिए डे केयर सेंटर की बात है, और बहुत सारा जो उन्होंने आज अपना पूरा जामा प्लान दिया, जिसके अंदर वो यही कहते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और लोगों को चाहते हैं कि हमारी खवातीन अमली तौर पे इस मैदान में आगे आए और डिलीवर करे। अब आपने मेरा कहा, देखिए मैं इससे पहले 1947 से लेके अभी तक कोई भी सिख कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना। पहली दफ़ा मुझे मौका मिला 2013 में, मेरी पार्टी ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में, और एहसन इकबाल साहब और पूरी टीम ने मिलकर मुझे 2013 में पहली दफ़ा MPA पंजाब के लिए माइनॉरिटी सीट पे, रिजर्व सीट पे लेके आए, और मैं उस वक्त पार्टी का उस वक्त भी ममनून था, आज भी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा इंटरनेशनली बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। और अभी जब मरीम साहबा अपनी कैबिनेट बना रही थी और कैबिनेट के अंदर एक एक मिनिस्टर के बाकायदा तौर पे उनकी एक्सपर्टीज़ को, उनका प्रीवियस बैकग्राउंड को, उनकी एजुकेशन को देख रही थी, तो मुझे मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैडम मरीम साहबा का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है। वो बात कर रही है परफॉर्मेंस की, वो बात कर रही है डिलीवरी की, वो बात कर रही है इस पंजाब की आवाम को सर्व करके, उनका जो स्लोगन है करप्शन फ्री पंजाब, इंशाल्लाह इस वक्त जो कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी आए हैं, और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद आपने देखा इंटरनेशनली जिस तरीके से अप्रिशिएट किएगा बीबी साहबा के इस इक़दाम को, चाहे वो भारत के अंदर हमारी इंडियन सिख कम्युनिटी है या बाकी हमारे वो भारत के अंदर बसने वाले भारतीय हैं, सिख डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड, उन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया। बहुत सारी न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ की हेडलाइंस बनी। जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, मुझे उनके बड़े फ़ोन आए। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उसके बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के प्रधान के फ़ोन आए, अकाल तख्त साहब के जथेदार के फ़ोन आए, सब लोगों के मुझे फ़ोन आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा जेस्चर है जो पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाता है कि बिल्कुल सही, और आपकी खिदमत उसके हवाले से भी काफ़ी अहम है। रमेश साहब, मुझे ज़रा मौका दीजिएगा, यही सवाल मैं सायरा से पूछना चाहूँगी कि बहसीयत खातून वज़ीर आला ये तारीख में पहली बार है, आपको क्या तवक्कुआत है मरीम नवाज साहिबा से? बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया। पहले तो मुझे सबसे पहले ये तवक्को थी कि जो खवातीन कैदी खवातीन हैं कि देखिए कानून के मुताबिक जो भी प्रोसीजर है उसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। 2 महीने से कैद है, ना उनका कोई केस लग रहा है, ना कोई रेफरेंस है, ना चालान जमा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो 9 माह से कैदो बंद की सोबतें काट रही हैं। और भाई उसका उनका जो भी जो चार्जेस हैं या वो हैं आप उनके, और बाकी ये कि खवातीन की तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सिर्फ तालीम नहीं, तालीम के साथ तरबियत भी, कि अच्छी माएँ होंगी तो माशरा अच्छा होगा। और बाकी खवातीन तो बहुत, वो कहते हैं कि चीज़ों को बारीक बीनी से देखती हैं। तो वो कहते हैं कि एक किस्सा था कि खातून अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने के लिए आई, तो उसने बताया कि बड़ा प्यारा सा बच्चा, नीली कमीज है और सफ़ेद शलवार, लेकिन साथ ही उसने बोला कि नहीं अब वो शलवार मैली हो चुकी होगी। अच्छा, यानी आप उम्मीद रखती थी कि 9 मई के हवाले से जो खवातीन गिरफ्तार हुई हैं उनको
रिहाई करने के बारे में सोचना चाहिए था। मैं इस पे रमेश जी, साहब का देखिए, उनका जो बिल्कुल भी है ना, जो भी उनके केसेस हैं वो कम से कम स्टार्ट तो हो ना, स्टार्ट हो, ट्रायल में आए आपका मतलब है। मैं इस पे ट्रायल में रमेश आए साहब का टेक लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, मुझे ज्वाइन किया बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब आपका। कल सदारती इंतखाब होने जा रहा है, नंबर्स आपके पूरे हैं आसिफ जली जरदारी के। बिलावल साहब आज लाहौर आए हुए थे, बड़ा अच्छा उनके साथ एक इंटरेक्शन रहा नून लीग का। सर, क्या उम्मीदें हैं कल से आपको? बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भरपूर अक्सरियत के साथ मुंतखब होंगे, क्योंकि इसमें तो वोट्स वही हैं, पार्लियामेंट, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असम्बली, चारों प्रोविंशियल असम्बलीज, तो वहाँ पे तादाद जो है तो एक भरपूर अक्सरियत के साथ दूसरी दफ़ा पहले सिविलियन प्रेसिडेंट होंगे जो मुंतखब होंगे। और एक जो पॉजिटिव चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक फादर फिगर होता है। किसी ऐसी शख्सियत ही की ज़रूरत पाकिस्तान को है जो एक फादर फिगर का किरदार अदा करे, सिंबल ऑफ फेडरेशन का किरदार अदा करे। और 5 साल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के जो पहले भी रहे हैं वो ऐसे हैं कि मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने इक़्तिदार संभाला, जमहूरियत को मजबूत किया, आइन को रिवाइव किया, सियासी जमातों के दरमियान तनाव को कम किया और इदारों के दरमियान एक स्मूथ फंक्शनिंग का आगाज हुआ। अपने इख्तियारात उन्होंने पार्लियामेंट को तफवीज़ किए जो बाद में सूबों तक गए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ऐसे ही सदर की जरूरत थी। अदरवाइज आपने जो पिछले 5 साल में एक सदर देखा है जिसने कोई पॉजिटिव रोल अदा करने की बजाय, आपको अब सब अच्छा होने की उम्मीद है ऐवान सदर से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रमेश साहब, जिस तरह अभी सायरा ये बात कर रही थी कि 9 मई के वाकयात में कुछ खवातीन के मुलव्वस होने का इल्जाम है, तो वो ये नहीं कह रही कि रिहाई हो, लेकिन एटलीस्ट ट्रायल उनका शुरू होना चाहिए। मैं इसी वाले से पूछूंगी कि मरियम नवाज की हुकूमत मुस्तकबिल करीब में इन गिरफ्तार खवातीन की रिहाई के हवाले से सोच सकती है या कोई ऐसा इकदाम उठा सकती है कि कोई सियासी कैदी बाकी ना रहे? देखिए जी, एक चीज़ तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, ये जो 9 मई के कैदी हैं या 9 मई का जिन्होंने ये इंतशार फैलाया और इस मुल्क के अंदर बदअमनी की मसाइल कायम की और इस मुल्क को आलमी सतह पे आपने बदनाम किया। और 9 मई वो एक काला स्याह दिन है जिस दिन आपने शहदा के पुतले जलाए, जिस दिन आपने रियासती इदारों पे अटैक किया, जिस दिन आपने पुलिस वालों को डंडों से मारा, उनकी गाड़ी को जलाया, जो पाकिस्तान के गरीब शहरी थे उन पे आपने तशद्दुद किया। सो अगर तो ऐसे लोग हैं तो मैं समझता हूँ उनको कानून के मुताबिक उनकी चल रही इंक्वायरी उनकी कंप्लीट होगी। अब तो उनको मेरा ख्याल फर्द जुर्म आयद होने वाली है। इस पर हमारी हुकूमत का तो कोई नहीं, हो तो कोर्ट के अंदर केसेस, अब कोर्ट जो भी फैसला करेगी ये सबको मनोअन कबूल करना पड़ेगा। बट मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है, सवाल मेरा ये बनता है, जब आप बीबी मरियम साहिबा को उनके वालिद साहब के सामने गिरफ्तार कर रहे थे तो उस वक्त के सारे किधर थे? उस वक्त उनके दिल में ये दर्द क्यों ना उठा? वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है। जब आप शहबाज शरीफ साहब की बेटी को अदालतों के अंदर, कचहरियों के अंदर, जिन्होंने कभी किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं किया, आप उनको अदालतों के चक्कर लगवा रहे थे, क्या वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं थी? जब हमारी जब फरियाल तालपुर साहब को रात के 12 बजे आप जाकर उनके घर से घसीट के लेके आ गए थे सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात को तस्कीन देने के लिए, क्योंकि उनको किसी को तकलीफ में देख के उनको तस्कीन होती थी। वो अमेरिका जाते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी खड़े होकर उनको याद आता है कि मैंने वापस जाकर नवाज शरीफ साहब का AC उतारना है, नवाज शरीफ साहब का पंखा उतारना है, मैंने नवाज शरीफ साहब का बेड बाहर निकाल के फेंकना है। भाई जब आप इतने अंधे हो चुके हो इस इंतकाम के अंदर और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपका एजेंडा हो, तो आप जब अपनी खवातीन की बात करते तो आप दूसरे की माँ बहन बेटी की भी इज्जत को ख्याल रखें, दूसरे की चादर और चारदीवारी के तकद्दस को भी पामाल ना करें। तो ये उस वक्त भी सोचना चाहिए था जब आप बीबी, हमने तो हम आज भी कहते हैं, देखिए बीबी मरियम साहबा ने जिस दिन ओथ लिया, ओथ लेते वक्त उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब वो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच कर रही थी जीतने के बाद, उन्होंने कहा जितनी वजीर आला मैं ट्रेनी बेंचेस की हूँ उतने ही वजीर आला मैं अपोजिशन बेंचेस की हूँ। और फिर चल के गई, जाके अपोजिशन लीडर से मिली और जाकर उनको यकीन दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ, मैं जितनी वजीर आला हुकूमत की जो मेरे MPs है मैं उनकी हूँ उतनी आपको। लेकिन आगे से जवाब क्या मिला? कोई आपकी वो उनका आगे से रवैया क्या था? रमेश साहब, तो जो बात वो कर रही है कि हमारी, देखिए इकरा साहिबा, हमारी हिकमत अब तो कोर्ट के अंदर केसेस है, उसमें हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत ने जो हमसे पहले केयर टेकर थे उन्होंने चालान जमा करवा दिए। हाँ,
लेकिन अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, मैं आज भी कहता हूँ अगर किसी खातून के साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी खातून के साथ ज्यादती। अगर कोई ऐसा है वो पोलिटिकली विक्टिमाइज हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। सायरा सर रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। जी सायरा। हाँ जी, देखिए 9 मई की जो उन्होंने बात की थी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये फारूक, हबीब चौहान और बाकी सब गंगा ना नहाए हुए होते तो मैं 9 मई को मानती भी कि हाँ भाई ये तो बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। जिन्होंने माफी तलाफी करके पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में पनाह ली या सियासत से किनारा कशी इख्तियार की, उनको क्लीन चिट मिल गई, और जिन्होंने नहीं माने और वो उसके अंदर ही हैं। मैं तो बल्कि ये बोलती हूँ कि जो बहुत सारे लोग पीटीआई से इलेक्शन भी लड़े हैं या बाहर आके, मुझे उनकी भी नहीं समझ आती। मुझे उनकी भी नहीं समझ आती कि ये 5-6 खवातीन ये अंदर हैं और बाकी सभी के वैसे ही चार्जेस थे। फारूक हबीब की क्या वीडियोस नहीं है जो वो लोगों को उकसा रहे थे? बाकी लोगों की वीडियोस नहीं है। वो सारे मतलब आप मुझे बताएं कि कभी वो अब्बा की हवेली से बरामद होते हैं, कभी वहां पर चिल्ले काट के पहाड़ों से आते हैं, कभी क्या करते हैं, और उसके बाद जब माफी मांग लेते हैं उसके बाद वो मतलब धड़ल्ले से इधर से उधर घूम रहे हैं। और वो खवातीन वो उधर होगी। बाकी ये कि इन्होंने कहा खवातीन का, सब खवातीन बराबर हैं। मैं कभी भी किसी भी खातून, वो भले पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, औरत औरत होती है, कभी भी नहीं। उस वक्त भी हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये सारा वो था। लेकिन मेरी इस वक्त बात ये है कि जिनको इसमें बहुत सारे कारकुन ऐसे भी हैं कि जो 3 में ना 13 में। ठीक है, आप कह रही हैं कि जो पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, ट्रायल आगे बढ़े। और बाकी ये कि जो सियासी गिरफ्तारी, जो उन्होंने बाकी गिरफ्तारियों का जिक्र किया है, आप यकीन नहीं करें, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। जो सलूक इनके साथ रवा रखा गया है और जो हो रहा है वो तो बहुत मुख्तलिफ है। सही, आपका टेक लेते हैं। आमिर हसन साहब, आपका तो कानून से भी ताल्लुक है, तो आपको लगता है कि कोई डिफरेंट एटीट्यूड रखा गया है और ये मामला सियासी नहीं प्योर अदालती है? देखिए, मेरे ख्याल से हम लोग सारे 9 मई के वाकयात की मजम्मत करने के लिए तो बड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा कि उसके कोई मुजरिम है, कोई भी नहीं मान रहा कि वो वाकया किसी ने किया है। उस जमात का सरबराह भी नहीं मानता जिसका अपना भांजा गाड़ी के ऊपर सवार है और फोर कमांडर की वर्दी की तज़हीक उड़ा रहा है। ये तो वीडियो क्लिप्स हैं, सबके देखे जा चुके हैं। वो भी कह रहे हैं पता नहीं ये किसने कर दिया आके बात, और हर एक हमदर्दी लेके आ गया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर वो खवातीन जो जेल के अंदर हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, तो जजेस भी तो पाकिस्तानी हैं, कानून भी तो पाकिस्तानियों ने बनाया है, जो झंडे जलाए गए थे वो भी तो पाकिस्तान के थे, जो जिस फौज की और इदारों की तज़हीक की गई थी वो भी तो पाकिस्तान का था। तो यहाँ पे कोई जालिम और मजलूम की बात नहीं है, कानून और कानून के इत्तलाक की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी स्पेसिफिक 4-5 खवातीन या किसी मखसूस वाक़े की खवातीन के लिए हमदर्दी की आवाज उठाना, मैं समझता हूँ ये गलत है। जो भी बेगुनाह जेल के अंदर है, अगर कोई भी बेगुनाह, हजारों खवातीन पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर है, तो जो भी बेगुनाह है उसे शहीद नहीं होना चाहिए। अब ये मैं क्या करूं कि मैं 4-5 लोगों का नाम लूं ताकि मेरा सियासी तौर पे मेरी पॉइंट स्कोरिंग हो जाए। आजकल क्योंकि फैशन है तो मैं उस फैशन की बात करूं। बिल्कुल सही। मैं वो लॉयर हूं, बहुत सी खवातीन है, बहुत सा मसाइल का शिकार है, हमारी खवातीन है, और कोशिश की जाती है। पाकिस्तान के कवानीन औरतों के बारे में बड़े फ्लेक्सिबल रहे हैं, औरत को बेल एज अ राइट ग्रांट किया जाता है, बहुत से मामलात के अंदर उन्हें नहीं फौरी तौर पे यानी आप भी ये थे कि वो उस तरह उस मामले को उस तरह नहीं चलना चाहिए कि नाम लिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप किसी नॉर्म, देखिए ना, आप तो साथ कहते हैं कि पाकिस्तान हमें बड़ा अजीज है, पाकिस्तान के इदारे बड़ा अजीज। ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट है, जड्डा बड़ा अजीज है, तो बोल रहे हैं जिन्होंने जलाया है वो भी हमें साथ क्या हाल किया, इकरार जिला के पाकिस्तान का क्या हाल किया। आइन और कानून की बात करते हैं, आइन और कानून की तो धज्जियां उड़ाई गई। जिस तरीके से गैर कानूनी और गैर आईनी केपीके और पंजाब में हुकूमतें चलती रहीं, और ये तो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते 44 साल बाद बताया गया कि इनके जो लीडर का कत्ल था वो अदालती कत्ल था, तो ये उस आइन और कानून के क्या अभी भी सलाम पेश करते हैं। मैं तो कह रही हूँ, मेरा तो जो मेरी बात सुनिए, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही। अपना बनाए 2018 की जिन लोगों ने देखी थी लोगों को वो कैसे बनी थी सारे जानते नहीं हैं। मिलनी चाहिए। मैं बात कर रहा था, आप इसमें एकदम देखिए ना, मेरी बात कंप्लीट होने दें। मेरे भाई, आजकल आप लोग मिली है ना, वो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जिनको माफी मिली है, जिनको क्लीन चिट मिल गई है, उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, वो कह रही, अच्छा ठीक है, मेरे साथ रहेगा सायरा। उनका जल्दी से बैरिस्टर साहब अपना पॉइंट दे दीजिए, मैं फिर रमेश साहब के पास चलूं। देखिए, कोई पहली दफा नहीं हुआ ये पाकिस्तान के अंदर, अभी तो ये नए नए सियासत में आए हैं। हम भुगत रहे हैं 88 से धांधली,
लेकिन उसके बावजूद हम निजाम के अंदर रहे हैं। बिल्कुल सही। 2018 में भी शर्म आनी चाहिए थी उन लोगों को वजीर आजम बनते हुए, जब वो कंधों पे बैठ के आए थे। हाँ, धांधली उससे तो तब भी पहले थी। भी उससे पहले भी, और जब हमारी पार्टी तोड़ के 95% पंजाब के हमारे कैंडिडेट तोड़ के उनके गलों में वो पटे डाल के और उन्हें अपना बनाया गया था, तो इसलिए शर्म दिलाने से पहले शर्म सबको आनी चाहिए। और बहुत ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट सर आ गया है। पहले बिल्कुल बिल्कुल रमेश सिंह अरोड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सायरा बानो साहब मौजूद थी, बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है। एक खातून वज़ीर आला पहली दफ़ा मुंतखब हुई हैं, उन्हें अभी वक्त देना चाहिए बजाय इसके कि तनकीद ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अभी जब तक टाइम नहीं मिलेगा हमें नहीं पता चल पाएगा कि आखिर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी ख़वातीन इस मुल्क में है उन सब के हकूक़ के लिए हमें मुश्तरका आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।